जो नॉर्मलाइजेशन आपका होने वाला है ना, इस नॉर्मलाइजेशन में जो तरीका यूज किया जा रहा है वो है इक्वी परसेंटाइल। इक्वी परसेंटाइल को हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता दिया है, तो आप लोग चूंकि परेशान हो सकते हो और कुछ लोग हो भी रहे हैं, तो आपको हम ब्रीफ में समझा देते हैं। इक्वी परसेंटाइल में क्या होता है कि यदि पेपर मान लो पहला शिफ्ट है, पहला शिफ्ट हो गया इजी और तीसरा शिफ्ट हो गया डिफिकल्ट, तो इजी अगर हुआ तो क्या होगा, कोई 90 कर रहा है और कोई 70 कर रहा है। ठीक से समझिए, कोई 90 कर रहा है और कोई 70 कर रहा है। यहां जो 90 कर रहा है उसका पोजीशन 85th है, हम ये मान लेते हैं कि 85वें पोजीशन पे 90 करने वाले हैं, और यहां जो 70 कर रहा है वो 85th पे है। समझो इसको, जो 70 कर रहा है वो 85th पे है। तो ये जो इक्वी परसेंटाइल है, समझ में आ रहा है, तो इक्वी परसेंटाइल क्या करता है, वो इक्वी कर देता है किसको, परसेंटाइल को। यानी अगर कोई पहला शिफ्ट में 90 बना रहा है, और ऐसे बच्चे की संख्या अच्छी खासी है, इसका मतलब ये माना जाएगा कि वो पेपर आसान है, और 90 बनाने पे उसका अगर पोजीशन 85th आ रहा है, और कोई तीसरे शिफ्ट का बच्चा है, कोई मान लो चौथे शिफ्ट का है, वो अगर 60 ही कर पा रहा है, वो 85th पे आ रहा है अपने ग्रुप में, यानी जो पहला है वो 90 बना के 85th पे आ रहा है, जो तीसरा है वो 70 बना के 85th पे आ रहा है, और चौथे शिफ्ट का जो बच्चा है वो 60 बना के 85th पे आ रहा है। तो ये माना जाएगा कि तीनों ही स्कोर 90, 70 और 60 इक्वल है। यानी ये बहुत मुश्किल होगा, ये उससे थोड़ा कम होगा, और ये एकदम इजी होगा। तो इजी नहीं, उल्टा हो गया ना, ये बहुत इजी होगा, ये उससे मॉडरेट होगा, और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इसी कारण तो ह्यूज नंबर है वो बहुत लो स्कोर लेके आ रहा है। तो जिस परसेंटाइल पे है ना, उस पे स्कोर मैटर नहीं करता है कि आप 90 ला रहे हो कि 40 ला रहे हो कि 80 ला रहे हो। आप जिस परसेंटाइल पे, जिस पोजीशन पे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंकिंग की जाएगी, और स्कोर को यहां पर ध्यान नहीं रखा जाएगा। इस आधार पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा जो एसएससी बैंकिंग आदि में किया जाता है, जहां मल्टी शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? तो इस तरह से रैंकिंग होगी। तो 90 जो आप बनाओगे, तो हो सकता है कि आप 90 बना के फेल कर जाएं, और हो सकता है कि आप 60 बना के भी पास कर जाएं। तो ये किस्मत है, ये किस्मत है, ये किस्मत नहीं है, ये कैलकुलेशन है। समझ में आ रहा है? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला पे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और एईडीओ का रिजल्ट आएगा। तो जब रिजल्ट आएगा तब इसमें से कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो 90 बनाए थे, हम फेल कर गए। तो ये एक्चुअली में फॉर्मूला है, इस आधार पे आता है। तो यहां पे इस फॉर्मूले में अभी तक जो रिजल्ट आए हैं वो ठीक आए हैं। तो एईडीओ के लिए चूंकि मल्टी शिफ्ट में एग्जाम है, इतने सारे बच्चे हैं, तो एईडीओ के एग्जाम में इसका यूज किया जाएगा। तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा चरण इनको लेके नोटिफाई कर दिया गया है। कब एडमिट कार्ड आएगा, कब आपको एग्जाम पे जाना है, कब आपका सेंटर पता चलेगा, और एग्जाम डेट आपको मालूम है। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को कमर कस लीजिए, और जितना रिवीजन कर सकते हो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, वो अच्छे से कीजिए। अगर कंटिन्यू अभी भी टिके रह जाओगे ना, पहले से अगर तैयारी आपने किया है, सब कुछ आपको दिया हुआ है, समझाया हुआ है, अगर कंटिन्यू कर गए तो एग्जाम निकाल लोगे। एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल नहीं होगा। हाँ, उनके लिए जो भी फॉर्म अभी जस्ट विंडो रीओपन हुआ था दिसंबर में, और उसमें अगर कोई फॉर्म भरे हैं जिन्होंने तैयारी पहले से नहीं की, जिनका मैथ रीजनिंग उतना अच्छा नहीं, जीएस मान लो पहले से पढ़ते आ रहे हो तो उसको तो कर लोगे, लेकिन मैथ और रीजनिंग अच्छा नहीं है, तो फिर आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको जो भी आकेगा एग्जाम है, लाइक मान लो आप दरोगा के एग्जाम दे रहे हो, तो आप दरोगा की तैयारी कीजिए। फिर समझ में आ रहा है ना कि अगर आपकी तैयारी, आपने लास्ट टाइम में फॉर्म भरा और आपको समय तैयारी का नहीं मिला, तो अब मैथ और रीजनिंग में जबरदस्ती मत घुस जाओ, क्योंकि दरोगा का फॉर्म आपने भरा होगा, ये तो वही है कुछ, तो दरोगा का भरा होगा तो दरोगा में दिमाग लगाइए, फिर एईडीओ को छोड़ दीजिए, और अगर नहीं है तो फिर एईडीओ का एग्जाम दीजिए, उसके बाद दरोगा का एग्जाम होगा। तो ऐसे करके आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका एक्चुअली एक मेथड है जिसके कारण हाई स्कोर वाले भी फेल करेंगे और लो स्कोर वाले भी पास करेंगे। तो ये तुक्का नहीं है और ये किस्मत भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो तुक्का भी नहीं है और किस्मत भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।